नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य पेशे से आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने उदयपुर के सुप्रसिद्ध नामांकित महर्षि कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्री एवं ज्योतिष आचार्य की शिक्षा प्राप्त की है। 2019 से करीब 3000 से भी ज़्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का यथोचित ज्योतिषीय समाधान दे चुका हूँ। अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने एक मिशन पर। GTBA एस्ट्रो स्कूल के माध्यम से 10 लाख लोगों को सरल हिंदी में वैदिक ज्योतिष सिखाने का लक्ष्य लेकर, ताकि हर कोई एक विद्वान, सुशील, नेकदिल ज्योतिषी बनकर न केवल अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान स्वयं ढूंढ सके, अपितु अन्य लोगों को भी इसी तरह उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर अपनी उपजीविका का सम्मानजनक एक साधन हासिल कर सके। क्या आप भी हिंदी में, सरल हिंदी में ज्योतिष सीखना चाहते हैं? क्या आप केवल 20 दिनों में ज्योतिष सीखकर अपनी कुंडली का स्वयं अध्ययन कर उसे पढ़ना सीखना चाहते हैं? तो आप सही जगह पहुंचे हैं। आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज इस चर्चा को शुरू करने से पूर्व मैं आप सभी के मन में जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ रहा है, उसकी बात सबसे पहले करूंगा। हर ज्योतिष के विद्यार्थी के मन में सर्वप्रथम ख्याल आता है, क्या मैं एक सफल ज्योतिषी बनूंगा? यह ख्याल मेरे भी मन में आया था। जब मैंने ज्योतिष सीखने का निर्णय लिया तो मेरे मन में विचार आया कि जब मैं पिछले 35 वर्षों से ज़्यादा अवधि से आर्थोपेडिक सर्जरी के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्यरत हूँ, फिर मुझे इस विज्ञान का इतना आकर्षण क्यों है? अब जाहिर है कि आप सभी यहाँ मुझे सुनने आए हैं, तो आप सभी के मन में भी ज्योतिष इस विषय के प्रति आकर्षण है, रुचि है। तभी तो आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर यहाँ आए हैं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी का त्रिवार अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। दूसरा सवाल मेरे मन में आया कि क्या मेरी कुंडली में ज्योतिषी बनने का कोई योग है, और यदि है तो क्या मैं एक सफल ज्योतिषी बन सकता हूं? इसी के साथ एक और सवाल मन में आया कि सफल ज्योतिषी बनने के मायने क्या होते हैं? एक सफल ज्योतिषी में कौन से गुण होने चाहिए? इन सभी प्रश्नों की खोज करने हेतु हमें ज्योतिष संबंधी विभिन्न मूलभूत बातों को जानना अत्यंत जरूरी है। आइए देखते हैं कि यह बातें कौन कौन सी है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने हेतु आज की चर्चा में हम इन 15 विषयों पे बात करेंगे। पहला है ज्योतिष क्या है। दूसरा, सूर्यमाला में राशि चक्र की 12 राशियां, 12 भाव, 27 नक्षत्र एवं 9 ग्रह। तीसरा, जन्म कुंडली का निर्माण आखिर होता कैसे है। चौथा, कुंडली के 12 भाव और उनके कारकत्व क्या होते हैं। पांचवा, ग्रहों की दृष्टियां कैसी होती हैं। छठा, अच्छे ज्योतिषी के मायने क्या हैं। सातवां, ज्योतिषी बनाने वाले कुंडली में कौन से योग होते हैं। आठवां, ज्योतिषी बनाने में लग्न की भूमिका क्या होती है। नौवां, कुंडली में ज्योतिषी बनाने वाले भाव कौन से हैं। 10वां, ज्योतिषी बनाने में कौन से ग्रहों की प्रमुख भूमिका होती है।
11वां, क्या ज्योतिष व्यवसाय उपजीविका का सर्वोत्तम साधन बन सकता है? 12वां, ज्योतिष व्यवसाय की महत्वपूर्ण जोखिम क्या हो सकती है? इसके अलावा हम इन बातों पर भी चर्चा करेंगे कि आपको ज्योतिष सीखने में हम क्या मदद कर सकते हैं। हमारे प्रस्तावित ऑनलाइन कोर्स का परिचय भी आपसे करवाएंगे और अंत तक सुनने वालों के लिए विशेष उपहारों की घोषणा भी करेंगे। आइए हम अपने पहले विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष किन 3 प्रमुख चीजों पर आधारित है? मैं यदि सरल भाषा में कहूं या कहना चाहूं तो मनुष्य जीवन में किसी भी विशिष्ट कालावधि में कौन सी घटना घट सकती है, इसकी संभावना बताने का शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। किसी भी व्यक्ति की जन्म तारीख, उसके जन्म का समय तथा जन्म स्थान का पता होने से हम उसके जन्म समय के आकाश में विभिन्न ग्रहों की क्या स्थिति थी, यह बताने वाला एक जो नक्शा बनाया जाता है, उसे ही हम उस व्यक्ति की जन्म कुंडली कहते हैं। इस जन्म कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां एवं 27 नक्षत्रों का उपयोग किया जाता है। यदि हमें ज्योतिष सीखना है तो इन 12 राशियों के नाम दिए हुए क्रम से हमें याद रखने की जरूरी है। इन 12 राशियों के हिंदी तथा अंग्रेजी के नाम इस सारणी में क्रमानुसार लिखे हुए हैं। सौरमंडल चक्र में प्रथम राशि मेष राशि होगी, जिसे अंग्रेजी में एरीज कहते हैं। दूसरी राशि वृषभ होगी, जिसे अंग्रेजी में टॉरस कहते हैं। तीसरी राशि मिथुन, जिसे अंग्रेजी में जेमिनी कहते हैं। इस प्रकार हम क्रमानुसार यदि देखें तो 12वीं राशि मीन राशि होगी, जिसे पाइसिस कहा जाता है। और फिर पुनः राशि चक्र पूरा होने से मेष राशि आएगी। अब ये कैसे होता है, इसे समझने के लिए हमें इस चित्र को समझना होगा। आप इस ब्रह्मांड के चित्र में मध्य में आप देख रहे हैं, मध्य में पीले रंग का सूर्य देख रहे हैं। सूर्य के चारों ओर नीले रंग की पृथ्वी एक विशिष्ट अंडाकार गोलाकार कक्ष मार्ग में सदैव घूमती है। पृथ्वी 2 प्रकार से घूमती है। एक, वह अपने आस पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिसे हम पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। उसे एक घूर्णन पूरा करने के लिए 24 घंटों का समय लगता है। जाहिर है इस बात की कि इस घूर्णन के दौरान जो सूरज की ओर भाग होगा पृथ्वी का, वहां दिन होगा और दूसरी ओर रात होगी। इस प्रकार हमें रोज सुबह करीब 6 बजे सूरज पूर्व दिशा में उदित होते दिखता है। दोपहर 12 बजे तक सूरज हमारे ठीक सर पर होता है और फिर शाम को करीब 6 बजे पुनः सूरज पश्चिम दिशा की ओर डूबता दिखाई देता है। फिर आगे 12 घंटों तक रात होती है। पृथ्वी अपने आस के चारों ओर घूर्णन करते हुए धीरे धीरे सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमने के इस अंडाकार मार्ग को ही पृथ्वी की परिक्रमा मार्ग कहा जाता है। पृथ्वी को इस मार्ग से सूर्य का एक भ्रमण पूरा करने में करीब 1 वर्ष का समय लगता है। इस मार्ग में ब्रह्मांड में दूर चारों ओर अनेक तारा समूह दिख रहे हैं। इनका इस्तेमाल हम यह जानने के लिए करते हैं कि वर्ष के किसी विशिष्ट समय में पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष किस जगह घूम रही है। इसलिए इस चक्राकार 360 अंशों के मार्ग को 30-30 अंशों के 12 समान भागों में बांट दिया गया है।
जिन्हें हम राशियां कहते हैं। जब भी पृथ्वी किसी विशिष्ट राशि या भ्रमण मार्ग के विशिष्ट भाग में आती है तो हमें आकाश में वह विशिष्ट तारा समूह ही दिखाई पड़ता है। प्रत्येक तारा समूह की आकृति के हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें राशियों के नाम दिए हैं। अब इन 360 अंशों के परिक्रमा मार्ग को जैसा 12 भागों में बांटा है और उसमें दिखने वाले तारा समूह के अनुसार उन्हें 12 राशियों के नाम दिए हैं, उसी प्रकार अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन हेतु, अधिक सटीकता हेतु इस 360 अंशों के मार्ग को 27 नक्षत्रों में भी बांटा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक राशि यानी 30 अंशों का भ्रमण मार्ग और एक नक्षत्र यानी 13 अंश 20 कला का भ्रमण मार्ग। इस प्रकार 30 अंशों के प्रत्येक राशि में करीब 2.25 नक्षत्र आएंगे। आइए इन 27 नक्षत्रों के क्रमवार नाम क्या है उन्हें भी हमें जानते हैं। 27 नक्षत्र, जैसा कि हमने इस सारणी में देख रहे, हम 27 नक्षत्रों को पुनः 9 नक्षत्रों के 3 समूह में बांटा गया है। प्रथम समूह में हम देख रहे हैं पहला नक्षत्र अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य और 9वां अश्लेषा। इन 9 नक्षत्रों से पहली 4 राशियां बनती है। प्रत्येक नक्षत्र का एक नक्षत्र स्वामी भी निर्धारित है। जैसा हम राशियों का विशिष्ट क्रम में हमें याद रखना है, वैसे ही हमें इन 27 नक्षत्रों को भी इसी क्रम में याद रखना है। यानी 90 के बाद 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा और 18वां ज्येष्ठा नक्षत्र। 19वां मूल, 20वां पूर्वाषाढ़ा, 21वां उत्तराषाढ़ा, 22वां श्रवण, 23वां धनिष्ठा, 24वां शतभिषा, 25वां पूर्व भाद्रपदा, 26वां उत्तर भाद्रपदा और 27वां नक्षत्र है रेवती। और जैसा हम देख सक रहे हैं इस सारणी में कि अश्विनी, मघा, मूल, इनका नक्षत्र स्वामी है केतु, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इन 3 नक्षत्रों का नक्षत्र स्वामी है शुक्र, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इनका नक्षत्र स्वामी है सूर्य, रोहिणी, हस्त और श्रवण का नक्षत्र स्वामी है चंद्र, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा का नक्षत्र स्वामी है मंगल, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा का नक्षत्र स्वामी है राहु, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपदा, इन 3 नक्षत्रों के नक्षत्र स्वामी है गुरु, पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी है शनि और आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, इन 3 नक्षत्रों का नक्षत्र स्वामी है बुध। अब हम यह भी जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा सूर्य के चारों ओर अलग अलग प्रदक्षिणा मार्ग में 8 अन्य ग्रह भी भ्रमण करते हैं। सभी ग्रहों को मिलकर हमारी सूर्यमाला बनती है। इसमें सूर्य और पृथ्वी की प्रदक्षिणा कक्ष के अंदर शुक्र और बुध ये भ्रमण करते हैं। इन्हें हम अंतर्वर्ती ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा के बाहर क्रमशः मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इत्यादि ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं। इन्हें हम बहिर्वर्ती ग्रह कहते हैं। ये सारे ग्रह स्वयं प्रकाशित नहीं हैं। सभी को सूर्य से ही रोशनी एवं ऊर्जा मिलती है। इन पे पड़ने वाला सूर्य प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर पड़ता है। चूंकि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इनकी पृथ्वी से दूरी बहुत ज़्यादा है, उनसे परावर्तित होने वाली सूर्य किरणें पृथ्वी तक पहुँचने में कई वर्ष लग जाते हैं। उसी प्रकार
उनकी सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिणा की गति भी अत्यंत धीमी है। 30 अंशों की मार्ग प्रदक्षिणा करने में, आगे बढ़ने में के लिए उन्हें कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए भारतीय ज्योतिष में इन तीनों ग्रहों को विचार में नहीं लिया जाता। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को तारा एवं सूर्यमाला का केंद्र ना मानते हुए ज्योतिषीय गणित की सुलभता के लिए पृथ्वी को स्थिर केंद्र मानकर सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला ग्रह मान लिया गया है। सूर्य के बाद चंद्रमा, जो पृथ्वी का वास्तव में एक उपग्रह है, किंतु सूर्य के बाद पृथ्वी से दिखने वाला सबसे ज़्यादा प्रकाशित आकाशीय पिंड होने से उसे भी एक ग्रह मान लिया गया है। इस प्रकार वैदिक ज्योतिष में हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, इन 7 ग्रहों का ही विचार करते हैं। इनके अलावा चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर का जो भ्रमण मार्ग है घूमने का, वो भ्रमण मार्ग पृथ्वी के जो सूर्य के चारों ओर घूमने का भ्रमण मार्ग है, उस भ्रमण मार्ग को जिन 2 जगह छेदता है, उस छेदन बिंदुओं को छाया ग्रह के रूप में राहु और केतु के नाम से वैदिक ज्योतिष में विचार किया जाता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक तय मार्ग में प्रदक्षिणा करती है। साथ ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी घूमते हुए पृथ्वी के परिभ्रमण मार्ग को, चंद्रमा का परिभ्रमण मार्ग 2 बिंदुओं पर छेदता है। इन्हीं 2 छेदन बिंदुओं को राहु और केतु कहा जाता है। ये केवल गणित के आधार पर निर्धारित बिंदु हैं, कोई प्रत्यक्ष खगोलीय पिंड नहीं, इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि कुंडली का निर्माण कैसे होता है। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय जो भी राशि पूर्व क्षितिज पर उदित होती दिखाई पड़ती है, उसे उस व्यक्ति का जन्म लग्न कहते हैं। उस पूर्व के उदित बिंदु को प्रथम भाव का भाव मध्य मानकर पूर्व दिशा में उदित आकाश के पहले 15 अंश को प्रथम भाव का आधा उदित हिस्सा मानकर उसके पहले के संपूर्ण पूर्व से पश्चिम तक के उदित आकाश को 30-30 अंशों में विभाजित किया जाता है। लग्न से पूर्व 30 अंशों का उदित आकाश जातक का 12वां भाव कहलाता है। उसके पूर्व उदित 30 अंशों का भाव 11वां भाव। ऐसे जब उदित आकाश के विभाजन हम करेंगे तो हमारे ठीक सर के ऊपर हमें 10वां भाव मिलेगा। वहाँ से जब हम पश्चिम दिशा की ओर 30-30 अंशों में विभाजित करते आगे बढ़ेंगे तो क्रमशः हमें 9वां, 8वां एवं 7वें भाव का आधा 15 अंशों का भाग नजर आएगा। चूंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटों में पूरा कर लेती है, जो 360 अंशों का एक चक्कर होता है, तो उसके 30 अंशों के कुल 12 भाव बनेंगे। जैसा हमने उदित आकाश के 6 काल्पनिक भाग किए, वैसे ही हम अब तक आकाश का जो भाग उदित नहीं हुआ है उसके भी गणित के मदद से 6 भाग कर सकते हैं। पूर्व दिशा में लग्न के 30 अंश के बाद 30 अंशों का जो आकाश उदित होगा उसे जातक का दूसरा भाव, उसके बाद उदित होने वाला तीसरा भाव, ऐसा करते हुए पश्चिम दिशा तक के अनुदित आकाश के 6 भाव बना सकते हैं। अब आप बगल वाली कुंडली के चित्र को देखें। ये कुंडली का चित्र है, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रथम भाव पूर्व दिशा में जन्म के समय उदित पहले 15 अंश तथा 1 घंटे बाद, जन्म के 1 घंटे बाद उदित होने वाले अगले 15 अंश के, दैट यानी कुल
30 अंशों के आकाश को दर्शाता है। फिर घड़ी की दिशा में हम गिनते जाएं तो 12, 11, 10, 9, 8 और 7 का आधा हिस्सा जन्म के समय पूर्व क्षितिज से लेकर पश्चिम क्षितिज तक के दृश्य आकाश का एक नक्शा ही है। उसी प्रकार प्रथम भाव के पहले 15 अंश से लेकर सप्तम भाव के पहले 15 अंश तक आकाश का वह हिस्सा है जो जातक के जन्म के समय नहीं दिखाई दे रहा था। इस प्रकार हमें यह समझ में आ गया कि पूर्व दिशा में हर 2 घंटे बाद उदित होने वाली लग्न की राशि बदलते रहती है। लग्न भाव में जो भी राशि उदित हो रही है उस राशि का अंक उस भाव में लिख दिया जाता है और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 2, 3, 4 आदि भावों में राशियों के क्रमांक लिख दिए जाते हैं। अब पंचांग की मदद से उस समय प्रत्येक राशि में कौन सा ग्रह कितने अंशों पर स्थित है या गोचर कर रहा है, उस प्रकार से उस राशि में लिख दिया जाता है और आपकी कुंडली बन गई। यानी एक बार हमें केवल इतना पता चल जाए कि किसी भी जातक के लग्न या प्रथम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है, तो हमें बड़े आसानी से यह पता चल जाएगा कि उसके अन्य भावों में कौन कौन सी राशियां स्थित है, क्योंकि इस राशि चक्र में राशियों का एक विशिष्ट क्रम निर्धारित है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी जातक के जन्म के समय आकाश में पूर्वी क्षितिज पर मकर राशि उदित होती दिखाई पड़ रही थी, तो हम उसके कुंडली के प्रथम भाव में, जिसे हम लग्न भाव भी कहते हैं, उस खाने में हमने मकर राशि ऐसा पूरा राशि का नाम लिखने की जगह राशि का क्रमांक 10 लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पे राशि का क्रमांक हमने 10 लिख दिया है। याद रहे कि कुंडली में जहां हमने लाल बिंदी लगा रखी है वह सदैव प्रथम भाव या लग्न भाव ही कहलाता है। यानी कुंडली में लग्न की स्थिति स्थिर रहेगी। कुंडली के 12 भाव दिखाने वाले चित्र को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव कैसे निर्धारित होता करते हैं। लग्न भाव की राशि का क्रमांक लग्न में लिखते हैं। अन्य भावों की राशियों की क्रमांक हम घड़ी की विपरीत दिशा में लिखते जाएंगे। इस उदाहरण कुंडली में दूसरे भाव में कुंभ राशि का अंक 11, तीसरे में मीन का अंक 12, चौथे में मेष का अंक 1, पांचवें में वृषभ का 2, छठे में मिथुन का 3, सातवें में कर्क का 4, आठवें में सिंह का 5, नवें में कन्या का 6, 10वें में तुला का 7, 11वें में वृश्चिक का 8 तथा 12वें में धनु का 9 अंक लिख दिया गया है। अब पंचांग की सहायता से उस दिन उस समय किस राशि में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा था, इसकी सूची देखकर उन ग्रहों के नाम उन राशियों में हमने लिख दिए हैं और जातक की मकर लग्न की कुंडली बन गई। अब कंप्यूटर की मदद से हम यह चुटकी भर में किसी भी जातक का जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान का पता है तो उसकी सटीक जन्म कुंडली बना सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि कुंडली के प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। इस भाव से और इस भाव में स्थित राशि एवं स्थित ग्रहों तथा इस भाव पर अन्य राशियों पर स्थित ग्रहों की दृष्टि प्रभाव से जातक के देह यष्टि कैसी होगी, उसकी सोच कैसी होगी, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी होगी, जीवन में आने वाली विविध समस्याओं को वह किस धैर्य के साथ निपटेगा आदि अनेक बातों का अध्ययन हम कर सकते हैं। उसी प्रकार वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक भाव का
एक नाम तथा कारकत्व प्रदान किया गया है। हर भाव का कारकत्व उस भाव में स्थित राशि से तथा उस भाव में स्थित ग्रहों से तथा उस भाव पर पड़ रही अन्य ग्रहों की तथा उस भाव पर पड़ रही अन्य ग्रहों की दृष्टि से भी प्रभावित होता है। इसलिए जब भी हम किसी भी जातक की कुंडली में केवल लग्न भाव में स्थित राशि का हमें पता चल जाए, तब भी किस राशि में कौन से ग्रह स्थित है, इस बात को जाने बगैर भी हम उस जातक के संपूर्ण जीवन का एक मानचित्र, जिसे हम कहेंगे जीवन की मूवी का ट्रेलर, बना सकते हैं। कैसे, वह हम आगे देखेंगे। कुंडली के प्रथम भाव को लग्न भाव के अलावा तनु भाव के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय भाव को धन भाव या कुटुंब भाव भी कहते हैं। तृतीय भाव को भातृभाव, पराक्रम भाव कहते हैं। चतुर्थ भाव को मातृभाव या सुख स्थान भी कहते हैं। पंचम भाव को पुत्र संतति स्थान या शिक्षा स्थान कहते हैं। षष्ठम को रोग रिपु ऋण भाव कहते हैं। सप्तम को दारा जाया विवाह भाव कहते हैं। अष्टम भाव को आयु मृत्यु भाव कहते हैं और नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। दशम भाव उपजीविका कर्म स्थान कहलाता है। एकादश भाव आय या लाभ स्थान कहलाता है। द्वादश भाव को व्यय या मोक्ष स्थान भी कहते हैं। प्रत्येक भाव का कोई कारक ग्रह निर्धारित है तथा उस भाव में स्थित राशि के स्वामी को उस भाव का अधिपति या भावेश कहा जाता है। जैसे चतुर्थ भाव की राशि का स्वामी चतुर्थेश, अष्टम भाव में स्थित राशि का स्वामी अष्टमेश कहलाएगा। भावों के नामानुसार उनके कारकत्व के बारे में, यानी प्रत्येक भाव से हम जातक के जीवन के किस क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं, यह अब आपको स्पष्ट होने लगा होगा। आइए इसे हम कुछ विस्तार से समझते हैं। अब इस चित्र में देखें, लाल बिंदी लगा हुआ जो भाव है वह है कुंडली का प्रथम भाव, जिसे हम लग्न भी कहते हैं। वह जातक के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। इसका संबंध जातक के प्रारब्ध से होता है। जातक को जो कर्मफल इस जन्म में प्राप्त करना है वह इस भाव से ज्ञात होता है। जातक का शरीर का रंग, रूप, कदकाठी, स्वभाव, विचारधारा, स्वास्थ्य, बल इत्यादि का ज्ञान लग्न से होता है। जीवन के प्रथम 25 वर्षों की आयु का ज्ञान इस भाव से प्राप्त होता है। जातक के कार्यक्षेत्र का ज्ञान, परिश्रम और प्रयत्नों का बोध लग्न से होता है। जातक अपने जीवन में किस ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, नौकरी या व्यवसाय में कितनी सफलता प्राप्त करेगा, इसका बोध भी लग्न से होता है। यह भाव जातक की आध्यात्मिकता का मापदंड होता है। जातक में कितना अहम और अभिमान है, इसका बोध लग्न से होता है। प्रथम भाव में स्थित सभी ग्रह यहाँ बल प्राप्त करते हैं। सूर्य प्रथम भाव का कारक ग्रह है, अतः इस स्थान में सूर्य विशेष शुभकारी होता है। लग्न का तत्व अग्नि तत्व है। लग्न को एक बीज के समान माना जा सकता है, जिसमें एक संपूर्ण वृक्ष के गुण छिपे हुए होते हैं। अब पीली बिंदी लगे भाव को द्वितीय भाव, पणफर, कोश, अर्थ, कुटुंब और धन भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से जातक के धन धान्य, उपार्जित संपत्ति, सोना, चांदी, जवाहरात इत्यादि का बोध होता है। जातक के पैतृक संपत्ति का भी बोध इसी भाव से होता है। द्वितीय भाव से जातक की वाणी व उसके प्रकार, बीमारी का ज्ञान इत्यादि होता है। जातक का चेहरा
खान पान, पैतृक धन, कुटुंब, मित्र, कलात्मक रुचि इत्यादि का बोध द्वितीय भाव से होता है। जातक के जीवन में कितनी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, इसका विचार भी हम द्वितीय भाव से करते हैं। नेत्र एवं दृष्टि का ज्ञान द्वितीय भाव से होता है। घर में पाले गए जानवरों का ज्ञान भी इसी भाव से होता है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह गुरु है और द्वितीय भाव का तत्व पृथ्वी तत्व है। हरिबिंदी लगे भाव को तृतीय भाव आपोक्लीम, उपचय, पराक्रम, सहज, भ्रात भाव इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस भाव से जातक का पराक्रम, पौरुष, शक्ति, छोटे भाई बहन, छोटी यात्रा, दाहिने कान इत्यादि का बोध होता है। इस भाव से जातक के भाई बहनों की संख्या, उनका परस्पर संबंध व सहयोग, नौकर चाकर, व्यापार, दमा, खांसी, क्षय रोग, प्राणायाम, योग इत्यादि का ज्ञान होता है। यह भाव जातक के भाग्य में होने वाले उतार चढ़ाव का द्योतक है, जो जातक के साहस और पराक्रम से प्रभावित होता है। यह भाव जातक के घर में रखे हथियारों के बारे में भी हमें बताता है। इस भाव से जातक की सुख सुविधा पर व्यय का पता लगाया जा सकता है। यह जातक की युवावस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तृतीय भाव का कारक ग्रह मंगल है। तृतीय भाव का तत्व वायु तत्व है। जामुनी रंग की बिंदी वाला भाव चतुर्थ भाव केंद्र, कंटक, सुख, पाताल, वाहन भाव इत्यादि नामों से जाना जाता है। चतुर्थ भाव से जातक की समृद्धि, सुख, आभूषण, ससुर यानी जीवन साथी के पिता एवं संपन्नता का बोध होता है। इस भाव से मकान, पशुधन, वाहन प्राप्ति, जायदाद, बाग बगीचा इत्यादि के विषय में हम विचार करते हैं। चतुर्थ भाव से माता, माता का स्वास्थ्य, माता से संबंध एवं माता के सुख के विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चौथे भाव का संबंध जीवन के आनंद से भी है। चतुर्थ भाव से जातक के मन की शांति का विशेष बोध होता है। जनता से संबंध का कारक भी चतुर्थ भाव को कहा गया है। इसे हृदय स्थल का भी कारक माना गया है। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा एवं बुध है। चतुर्थ भाव का तत्व जल तत्व है। कथिया रंग की बिंदी लगा हुआ पंचम भाव, पंचम, सूत, पणफर, त्रिकोण, बुद्धि भाव के नाम से जाना जाता है। पंचम भाव से जातक की संतान, उनकी संख्या, उनकी आयु, उनका चरित्र, रंग, रूप, स्वास्थ्य, उन्नति, प्रसिद्धि इत्यादि का ज्ञान होता है। संतान योग्य होगी या अयोग्य, नौकरी करेगी या व्यापार इत्यादि का ज्ञान भी हमें इस भाव से होता है। पंचम भाव से जातक की विद्या, बुद्धि, शिक्षा का ज्ञान, पुस्तक लेखन आदि का हमें ज्ञान होता है। जातक किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा, वह शिक्षा के क्षेत्र में कितना उठेगा, मंत्रणा और भविष्य का ज्ञान भी हम इसी भाव से करते हैं। यह भाव प्रेम एवं उपासना का भी कारक है। नीति, धन मिलने के उपाय, शास्त्र ज्ञान, लॉटरी, सट्टा, जुआ, यश का बोध इत्यादि पंचम भाव से होता है। किस देवी अथवा देवता के आशीर्वाद से जातक का कल्याण होगा, यह बोध पंचम भाव से ही होता है। पंचम भाव में शुभ ग्रह होने पर कम प्रयासों से ही जातक को विशेष सफलता प्राप्त होती है। जब जातक की ईमानदारी और मानसिक चेतना का बोध पांचवें भाव से होता है। पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु है। पंचम भाव का तत्व अग्नि तत्व है।
आकाशी नीले रंग की बिंदी लगा हुआ षष्ठ भाव, छठा भाव त्रिक, द्वेष, रोग भाव आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से जातक की बीमारी, रोग, कष्ट, कर्जा, गुलामी एवं लंबी बीमारी का बोध होता है। इस भाव से सौतेली माँ, झगड़ा, मुकदमा, पानी से भय एवं मामा मौसी के विषय में ज्ञान होता है। शत्रु से नुकसान, धोखा एवं विश्वासघात का बोध षष्ठ भाव से होता है। जातक के शरीर की पाचन शक्ति का बोध भी हमें षष्ठ भाव से ही होता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में त्रिदोष की मात्रा का संबंध इस भाव से होता है। इस भाव का संबंध जातक की दूरदर्शिता और अंतः प्रेरणा से भी होता है। जातक के भाग्य में आने वाले खराब समय या परेशानियों का ज्ञान भी इसी छठे भाव से होता है। यह भाव जातक के ऋण का भी बोध कराता है। वृद्धावस्था में जीवन, ईश्वरीय सहायता की प्राप्ति इत्यादि विषयों का बोध षष्ठ भाव से होता है। जातक के संबंधियों की आर्थिक स्थिति, जातक को उसके संबंधियों का सहयोग, जातक के प्रति उनका व्यवहार इत्यादि का ज्ञान हमें इस भाव से होता है। इस छठे भाव का कारक ग्रह मंगल एवं शनि है। इस भाव का तत्व पृथ्वी तत्व है। अब लाल बिंदी लगे इस भाव को सप्तम भाव, केंद्र, भार्या, जाया, काम इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस भाव से जातक की पति या पत्नी, गृहस्थ जीवन, जीवन साथी से परस्पर संबंध, पति पत्नी की आयु, स्वास्थ्य, व्यवहार, विचारधारा, मानसिक पक्ष एवं स्नेह का ज्ञान होता है। सप्तम भाव जातक की साझेदारी, यात्रा एवं दूसरी बार गर्भ की स्थिति के विषय में बताता है। जातक के व्यापार में साझेदारी का विचार सप्तम भाव से ही किया जाता है। इस भाव से प्रेम विवाह का भी बोध होता है। इस भाव से बचत द्वारा जमा किए गए धन एवं उत्तराधिकार से प्राप्त धन का भी विचार किया जाता है। इसी प्रकार छोटा व्यापार भी सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव सांसारिक मान सम्मान, इच्छाओं से संबंध रखता है। यह मारक भाव भी कहा जाता है। सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है। सप्तम भाव का तत्व वायु तत्व है। अब काले रंग की बिंदी लगा हुआ अष्टम भाव, त्रिक, आयु, रंध्र एवं मृत्यु भाव के नाम से जाना जाता है। अष्टम भाव से जातक की मृत्यु का स्थान जैसे अस्पताल या घर इत्यादि, मृत्यु का कारण, मृत्यु के बाद प्राप्त मान सम्मान इत्यादि का विचार अष्टम से किया जाता है। इस भाव से जातक की अनुसंधान में तथा गूढ़ विद्या आदि में रुचि का विचार भी होता है। जातक के भाग्य में धोखे, कष्ट और दुर्घटनाएं इत्यादि का विचार भी हम अष्टम भाव से ही करते हैं। स्त्रियों के सौभाग्य, मांगल्य के विषय में भी विचार इसी भाव से किया जाता है। जातक की आर्थिक हानि एवं उसके धन का दूसरों द्वारा उपयोग का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। शरीर में गुदा संबंधी कष्टों का विचार भी इसी भाव से होता है। यह भाव शमशान भूमि का भी कारक है। अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि है। इस भाव का तत्व जल है। पीले रंग की बिंदी लगे नवम भाव को धर्म, पुण्य, भाग्य और त्रिकोण भाव के नाम से जाना जाता है। नवम भाव से जातक के कर्म का प्रभाव, भाग्योन्नति, व्यस्तता इत्यादि का विचार होता है। जातक का भाग्य
लंबी यात्रा, गुरु, आचार्य, आकस्मिक धन लाभ, लॉटरी, भाग्योदय, धर्म, धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कट्टरता इत्यादि का विचार इस भाव से हम करते हैं। जातक के साले, साली, जीजा एवं भाई की पत्नी से संबंधों का ज्ञान भी नवम भाव से होता है। दान, पुण्य, यज्ञ का बोध नवम भाव से होता है। पिछले जन्म के संचित कर्म, भूतकाल का कारक एवं पैतृक संपदा का बोध भी नवम भाव से ही होता है। सूर्य एवं बृहस्पति इस ग्रह के प्रबल कारक ग्रह है। इस भाव का तत्व अग्नि तत्व है। गहरे नीले रंग की बिंदी लगा दशम भाव, व्यापार, कर्म, गगन, मध्य, केंद्र भाव इत्यादि नामों से जाना जाता है। दशम भाव से पिता, पिता की आयु, पिता का सुख और जातक का उनसे संबंध का विचार होता है। जातक की उसके पिता से ज्यादा या कम उन्नति का विचार भी हम दशम भाव से ही करते हैं। दशम भाव से जातक के राज्य, हुकूमत, पद प्राप्ति, कर्म, पदोन्नति, व्यापार आदि का बोध होता है। जातक की नौकरी का प्रकार, उसका विभाग, उन्नति, दूसरे स्थान में स्थानांतरण इत्यादि का विचार भी हम दशम भाव से ही करते हैं। जातक का स्वभाव आलसी होगा, परिश्रमी होगा, चालाक होगा, या जातक की चतुराई, दूसरों को धोखा देने की सीमा का विचार, इन सारे बातों का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। जातक के जीवन के अंतिम समय का बोध दशम भाव से होता है। जातक की शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य का विचार भी इस भाव से होता है। यह भाव आकाश के मध्य को इंगित करता है। दशम भाव के कारक ग्रह गुरु, शनि, बुध, सूर्य और मंगल, ये 5 ग्रह होते हैं। वैसे सभी ग्रह इस स्थान पर बलवान होते हैं। दशम भाव का तत्व पृथ्वी तत्व है। केसरी रंग की बिंदी लगे एकादश भाव को पणफर, उपचय, लाभ और आय भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से जातक की आय, लाभ, वृद्धि, प्राप्ति, आय के स्रोत इत्यादि का विचार होता है। जातक ईमानदारी या बेईमानी से आय प्राप्त करेगा, यह भी एकादश भाव से हमें ज्ञात होता है। जातक के बड़े भाई, पुत्रवधु, दामाद, गुप्तधन, बायाकान, बड़े भाइयों की संख्या, व्यापार में लाभ हानि इत्यादि का विचार भी हम इसी भाव से करते हैं। जातक अपने स्वार्थ के लिए कितना लालची हो सकता है, इस बात का बोध हमें एकादश भाव से होता है। जीवन में आय के संसाधन का विचार हम एकादश भाव से ही करते हैं। एकादश भाव से जातक अपने जीवन में किन ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, इस बात का बोध होता है। नौकरी करने पर उच्चाधिकारी अथवा मालिक का व्यवहार जातक के साथ कैसा होगा, यह विचार भी एकादश भाव से होता है। एकादश भाव का कारक ग्रह गुरु है। इस भाव का तत्व वायु तत्व है। पोपटी रंग की बिंदी लगे द्वादश भाव को दान, व्यय, दंड, आपोक्लीम, त्रिक भाव इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस भाव से जातक के व्यय खर्चे अधिक होंगे या कम, कहाँ व्यय होंगे, आय ज़्यादा होगी या व्यय, दरिद्रता, पाप, नुकसान इत्यादि का हम विचार करते हैं। मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न होने वाले विचारों का बोध भी हमें इसी भाव से होता है। जातक की विदेश यात्राएं, कब, कितनी, क्यों, विदेश यात्राओं से लाभ होगा या हानि, विदेश में निवास इत्यादि का ज्ञान भी हमें द्वादश भाव से होता है। जातक कंजूस है,
या फिर फिजूल खर्ची है, यह ज्ञान भी द्वादश भाव से होता है। बाई आँख, पैर एवं गुप्त शत्रु का बोध भी द्वादश भाव से होता है। इस भाव से जीवन के अंतिम समय का बोध होता है। सपनों का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। द्वादश भाव से मरणोपरांत की स्थिति जैसे मोक्ष इत्यादि का पता चलता है। द्वादश भाव का कारक ग्रह शनि है। इस भाव का तत्व जल है। आइए अब हम ग्रहों की दृष्टियों के बारे में समझते हैं। ग्रहों की दृष्टियों के बारे में सबसे पहला नियम जान लेते हैं। कुंडली में किसी भी भाव में स्थित कोई भी ग्रह अपने स्थान से 7वें भाव पर पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे कि आपकी नज़र आपके मकान के ठीक सामने वाले मकान पर रहती है। अगर हम इस उदाहरण कुंडली से समझना चाहे तो यह एक कर्क लग्न की कुंडली है, यानी इसके प्रथम भाव में 4 अंक जो कर्क राशि का क्रमांक है वह लिखा है, और प्रथम भाव में स्थित गुरु और चंद्र उनके ठीक आगे स्थित सप्तम भाव जहाँ पर मकर राशि का 10 अंक लिखा हुआ है, तथा जहाँ मंगल ग्रह स्थित है उस पर अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो लग्नस्थ गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर तथा सप्तमस्थ मंगल पर है। उसी प्रकार लग्नस्थ चंद्रमा की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर तथा सप्तमस्थ मंगल पर है। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि सप्तमस्थ मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि लग्न पर तथा लग्नस्थ गुरु एवं चंद्र पर है। आइए और एक ग्रह से समझते हैं। तृतीय भाव में कन्या राशि का 6 अंक लिखा हुआ है। यहां राहु लिखा हुआ है। इस राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि उससे ठीक सामने नवम भाव पर, जहां मीन राशि का 12 अंक लिखा हुआ है, उस नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव में शुक्र ग्रह एवं केतु स्थित है। इसलिए हम कहेंगे कि तृतीयस्थ राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि नवम भाव तथा नवमस्थ शुक्र केतु पर है। अब यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि राहु केतु की एक दूसरे पर दृष्टि नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि वो एक ही राक्षस के 2 भाग है। पुराणों की हम कथा आगे देखेंगे। इसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि नवमस्थ शुक्र की तृतीय भाव तथा तृतीयस्थ राहु पर सप्तम पूर्ण दृष्टि है। इसी प्रकार चतुर्थ का शनि दशम भाव तथा वहां स्थित सूर्य पर, तथा सूर्य चतुर्थ भाव तथा वहां स्थित शनि पर अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। एकादश भाव में स्थित बुध पंचम भाव पर अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि डाल रहा है। अब हम मंगल, गुरु और शनि को प्राप्त दो विशेष दृष्टियों के बारे में भी जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम मंगल की विशेष दृष्टियों के बारे में जानेंगे। मंगल के पास सप्तम दृष्टि के अलावा चतुर्थ एवं अष्टम दृष्टि भी होती है। जैसा कि हमने इस उदाहरण कुंडली में इससे पूर्व जाना कि सप्तम भाव में स्थित मंगल की सप्तम पूर्ण दृष्टि लग्न भाव तथा वहां स्थित गुरु एवं चंद्र ग्रहों पर तो है ही, उसी के साथ मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से दशम भाव तथा दशम में स्थित सूर्य ग्रह पर भी दृष्टि डालेगा। उसी प्रकार मंगल अपनी अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर भी डालेगा। गुरु ग्रह को सप्तम पूर्ण दृष्टि के अलावा
पंचम तथा नवम दृष्टि भी प्राप्त है। प्रस्तुत उदाहरण कुंडली से यदि समझना चाहें तो हमने पूर्व में जाना कि लग्न में स्थित गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर तथा उस भाव में स्थित मंगल ग्रह पर है। उसी के साथ साथ गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव में स्थित वृश्चिक राशि यानी पंचम भाव पर भी रहेगी और गुरु की नवम दृष्टि नवम भाव में जहां मीन राशि का क्रमांक 12 लिखा है उस नवम भाव पर भी तथा वहां स्थित शुक्र और केतु ग्रह पर भी रहेगी। आशा करता हूं कि आपको गुरु की विशेष दृष्टियां समझ में आ गई होंगी। अब हम शनि को प्राप्त 2 विशेष दृष्टियों के बारे में भी जान लेते हैं। शनि अपनी सप्तम दृष्टि के अलावा तृतीय तथा दशम स्थान पर भी दृष्टि डालता है। इस उदाहरण कुंडली से समझे तो जैसा हमने पूर्व में देखा था कि चतुर्थ भाव में तुला राशि में स्थित शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि दशम भाव में जिसमें मेष राशि है तथा सूर्य स्थित है उस दशम भाव तथा सूर्य ग्रह पर है। साथ ही शनि अपनी तृतीय दृष्टि से षष्ठ भाव में जिसमें धनु राशि का अंक 9 लिखा है उस भाव पर दृष्टि डालेगा। शनि अपनी दशम दृष्टि से लग्न भाव जिसमें कर्क राशि का 4 अंक लिखा हुआ है और गुरु तथा चंद्र ये 2 ग्रह स्थित हैं उस लग्न भाव पर तथा गुरु और चंद्र पर भी 10वीं दृष्टि डालेगा। आशा करता हूँ कि अब आपको शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं इन 3 दृष्टियों की भी समझ आ गई होगी। इन दृष्टियों को समझाने का उद्देश्य केवल यह है कि जब हम हमारी कुंडली का विश्लेषण इसलिए करेंगे कि क्या हमें ज्योतिष सीखने का योग है तथा क्या हम एक सफल ज्योतिषी बनेंगे, उस समय हमें यह ग्रहों का दृष्टि और दृष्टि संबंध उपयोग में आएगा। आइए अब देखते हैं कि एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हमें पहली चीज़ जो आवश्यक होगी वो ये कि जातक को गूढ़ विज्ञान या ज्योतिष के प्रति आकर्षण होना चाहिए। दूसरा, वह ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता और वह बुद्धिमत्ता उसके पास होनी चाहिए। उसके पास किसी भी विषय पर तर्कसंगत क्रमानुसार विचार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। उसकी गणितीय क्षमता भी विकसित होनी चाहिए। तीसरा, उसे पूर्व पुण्याई का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। चौथा, वह एक नेक दिल ईमानदार व्यक्ति हो, भरोसे लायक हो। पांचवा, उसके पास वाक सिद्धि हो, यानी उसने कही बात या भविष्यवाणी सच साबित हो। उसके पास वाक्पटुता भी हो ताकि वह आने वाले व्यक्ति को अपनी बात सरलता से सरल भाषा में समझा सके। उसके पास ज्योतिष का व्यवसाय करने की कार्यकुशलता भी होनी चाहिए। छठी बात, उसके पास प्रबल अंतः प्रज्ञा होनी चाहिए जिसकी मदद से वह आने वाले किसी भी व्यक्ति का दुख दर्द और समस्या को जान सके। उसके पास संचित कर्मों की पूर्व पुण्याई का भंडार हो, जिस ऊर्जा का उपयोग कर वह आने वाले व्यक्ति के समस्या का उचित निराकरण कर उसे योग्य समाधान दे सके। ध्यान रहे, ज्योतिषी के पास आने वाला हर व्यक्ति ढेर सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर अपने पास की अपार सकारात्मकता के भंडार से कुछ ऊर्जा उसे प्रदान करके ही ज्योतिषी आने वाले व्यक्ति की समस्या का निवारण कर सकता है। और इसी विशेषता के कारण ज्योतिष को देवज्ञ की संज्ञा दी जाती है। उसके पास इस विद्या के उपयोग हेतु आवश्यक परिश्रम करने की क्षमता
तथा विद्या से धनार्जन करने की भी योग्यता होनी चाहिए। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तब तो आप अभी इसी समय वीडियो को पॉज कर हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके द्वारा किया गया यह कार्य हमें प्रोत्साहित करता है, इसलिए तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी करें। अब ज्योतिष बनाने की लायकी के लिए कुंडली के कुछ लग्न अधिक अनुकूल माने जाते हैं। ये 7 लग्न हैं: मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न। इन लग्नों वाले जातकों में ज्योतिषीय ज्ञान की समझ और रुचि अधिक होती है, जिससे वे ज्योतिष के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मेष लग्न। मेष लग्न वाले व्यक्ति साहसी, ऊर्जावान और जिज्ञासु होते हैं। वे नए ज्ञान को प्राप्त करने और समझने में रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष के लिए आवश्यक है। प्रस्तुत उदाहरण कुंडली एक विश्वविख्यात अंक ज्योतिषी श्रीमान गोविंद वेद प्रकाश शांडिल्य जी की मेष लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वाले व्यक्ति बुद्धिमान, संचार कुशल और जिज्ञासु होते हैं। वे विभिन्न विषयों पर बातचीत करना और सीखना सिखाना पसंद करते हैं, जो ज्योतिष के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करता है। प्रस्तुत मिथुन लग्न की उदाहरण कुंडली भारतीय विद्या भवन के सुप्रसिद्ध ज्योतिष के अध्यापक तथा लेखक श्रीमान वीपी गोयल जी की है। कर्क लग्न। कर्क लग्न वाले व्यक्ति भावनात्मक, सहानुभूतिशील और अंतर्निहित होते हैं। वे दूसरों के जीवन में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने और समझने में सक्षम होते हैं, जो ज्योतिष में महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार तुला लग्न। तुला लग्न वाले व्यक्ति न्यायप्रिय, संतुलित और सौंदर्य प्रेमी होते हैं। वे संतुलन, न्याय और सौंदर्य की समझ के साथ ज्योतिष के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली के संस्थापक महान ज्योतिषी एवं गुरु श्री के.एन. राव जी की तुला लग्न की कुंडली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति गहन, शक्तिशाली और परिवर्तनकारी होते हैं। वे ज्योतिष के गूढ़ पहलुओं को समझते हैं, उनकी व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। उसी प्रकार धनु लग्न। धनु लग्न वाले व्यक्ति आशावादी, स्वतंत्र और ज्ञान की तलाश में लगे रहते हैं। वे विभिन्न विषयों पर विचार करने और उन्हें समझने के लिए खुले रहते हैं, जो ज्योतिष के लिए अत्यंत आवश्यक है। मीन लग्न। मीन लग्न वाले व्यक्ति कल्पनाशील, संवेदनशील और आध्यात्मिक होते हैं। वे ज्योतिष के रहस्यमय और गहन पहलुओं को समझने में रुचि रखते हैं। प्रस्तुत मीन लग्न की कुंडली देखें, यह मेरी स्वयं की कुंडली है। किसी भी जातक को ज्योतिषी बनने की योग्यता है कि नहीं, यह निर्धारित करने के लिए हमें उसके कुंडली में प्रथम, अष्टम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, दशम, एकादश तथा द्वादश भाव का परीक्षण करना जरूरी होता है। सर्वप्रथम लग्न भाव, जो जातक स्वयं का है, और अष्टम भाव, जो गूढ़ विज्ञान के प्रति रुचि का है। इन 2 भावों का संबंध देखेंगे। फिर द्वितीय भाव, जो वाणी का भाव है, धनार्जन का भाव है, उसका गुरु एवं अष्टम या अष्टमेश से संबंध इसको जांचेंगे। इससे जातक के पास वाक सिद्धि है या नहीं, इसका बोध होगा।
फिर कार्य कुशलता के तृतीय भाव का संबंध अष्टम या अष्टमेश के साथ है या नहीं, इसे भी देखेंगे। मन के कारक चतुर्थ भाव का परीक्षण, मन की निर्मलता तथा सतोगुण की प्रचुरता है या नहीं, इसके लिए भी करेंगे। क्या पूर्व जन्म के अधूरे कार्य दर्शाने वाले तथा जातक की बुद्धिमत्ता तथा सृजन क्षमता को पंचम भाव का संबंध अष्टम अष्टमेश के साथ है या नहीं, इसे भी हम देखेंगे। ज्योतिष को उपजीविका के साधन के स्वरूप अपनाने के लिए कर्म या उपजीविका के दशम भाव का संबंध अष्टम या अष्टमेश के साथ बन रहा है या नहीं, इसे भी देखना जरूरी है। ज्योतिष व्यवसाय से धनार्जन होगा या नहीं, इसे हम एकादश भाव का अष्टम अष्टमेश के साथ संबंध देखकर जान सकते हैं। एकादश भाव अष्टम से चतुर्थ यानी ज्योतिष विद्या से सुख पाना है। द्वादश भाव का परीक्षण भी जरूरी है। द्वादश भाव अष्टम से पंचम यानी ज्योतिष विद्या के व्यवसाय से जातक का भविष्य कैसे बनेगा, यह भी बताएगा। आइए प्रत्येक भाव संबंधी अधिक जानकारी हम उदाहरण कुंडलियों से समझें। जब भी आपकी कुंडली में लग्न भाव या लग्नेश का युति या दृष्टि संबंध अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ बनता है, तब इस जातक में ज्योतिष विद्या के प्रति आकर्षण रुचि रहती है। जैसे इस उदाहरण कुंडली में लग्न में मीन राशि है, इसलिए लग्नेश हुआ गुरु। अष्टम भाव में तुला राशि है, इसलिए अष्टमेश हुआ शुक्र। अब हम यदि ध्यान से देखें तो इस जातक के कर्म भाव यानी दशम भाव में गुरु और शुक्र एक साथ मंगल और बुध के साथ स्थित है। यह व्यक्ति अपने इलाके में विख्यात ज्योतिषी के रूप में कार्यरत एक महिला है। एक और उदाहरण से समझते हैं। इस मेष लग्न की कुंडली में, मेष में ऑफ कोर्स कुंडली में लग्न में मेष की राशि है, मेष राशि है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, इसलिए लग्नेश और अष्टमेश दोनों मंगल ही हुए। मंगल लग्न भाव में स्थित होकर लग्न भाव अष्टम भाव का संबंध बना रहा है। यह व्यक्ति बेंगलोर में स्थित एक विश्वविख्यात अंक ज्योतिषी है। इन्हें बचपन से ही इस विद्या के प्रति आकर्षण था। इस प्रकार लग्न भाव में अष्टमेश का स्थित होना या अष्टमेश सप्तम भाव में स्थित होकर लग्न भाव पर पूर्ण दृष्टि डालना, या फिर अष्टम भाव के स्वामी का किसी भी भाव में स्थित होकर लग्नेश पर दृष्टि हो, या उस भाव में लग्नेश के साथ स्थित हो, या लग्नेश का अष्टम भाव में स्थित होना, या फिर लग्नेश किसी भी भाव में स्थित होकर या तो अष्टम भाव या अष्टमेश पर दृष्टि डाल रहा हो, इन सभी परिस्थितियों में लग्न का संबंध अष्टम से आता है और जातक के मन में ज्योतिष के प्रति विलक्षण आकर्षण रहता है। कुंडली का दूसरा भाव। कुंडली का दूसरा भाव आपके धनार्जन एवं वाणी का भाव है। एक और महत्वपूर्ण बात बताई जाती है कि सफल ज्योतिषियों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है वाक सिद्धि। वाक सिद्धि का मतलब है कि जो कह दिया वह सत्य साबित हो जाना, और यह तभी मुमकिन होता है जब द्वितीय भाव या द्वितीयेश का संबंध गुरु या बृहस्पति से हो जाए। जब भी बृहस्पति दशम स्थान में स्थित हो तो उसकी पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ती है, जैसा कि इस कुंडली में देखा जा सकता है। इसी तरह षष्ठ स्थान में बैठे गुरु की नवम दृष्टि तथा अष्टम में स्थित गुरु की सप्तम दृष्टि भी द्वितीय भाव पर पड़ती है। द्वितीय भाव में यदि कर्क राशि हो और वहाँ बृहस्पति स्थित हो, तब जातक को वाक सिद्धि प्राप्त होती है।
ऐसे ही द्वितीय भाव या द्वितीयेश का संबंध केतु से हो जाए तब भी वाक सिद्धि प्राप्त होती है। जिस भी जातक के कुंडली में इस प्रकार का ग्रह योग है वह कुछ भी कहे तो सत्य हो जाता है। इसी को वाक सिद्धि कहते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जिस किसी की कुंडली में दूसरे या छठवें भाव में केतु हो, ऐसे इंसान से हमेशा दुआएं लेनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, बद्दुआएं नहीं, क्योंकि इनकी बद्दुआ बहुत तेजी से लगती है। दूसरे या छठवें भाव में केतु हो, ऐसे इंसान का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है। कुंडली का तीसरा भाव आपके कौशल्य का भाव होता है, आपके हुनर का भाव होता है। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम भाव भी होता है। अष्टम अष्टमेश का संबंध तीसरे भाव या भावेश से हो जाए तो ज्योतिष का हुनर 3-8 के संबंध से आपके पास आ जाएगा। आपका रुझान ज्योतिष की ओर बढ़ जाएगा। प्रस्तुत श्री बीवी रमन जी की कुंडली में तृतीयेश मंगल अष्टमेश बुध के साथ सप्तम भाव में बैठकर लग्न भाव के साथ पूर्ण दृष्टि संबंध बना रहा है। उनकी ज्योतिष की कार्यकुशलता एवं लेखन से सारी दुनिया अवगत है। उनकी लिखी किताबें आज भी हमें ज्योतिष सीखने में अत्यंत सहायता करती हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव मन, दिल, हृदय का भाव। कुंडली का चतुर्थ भाव आपका बेहतर हो, जो आपके सतोगुणों को निर्धारित करता है। आपका चतुर्थ भाव अच्छा है तो आपका दिल अच्छा है। इस भाव में गुरु आ जाए, शुक्र आ जाए तो बहुत अच्छा है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कर्क राशि में उच्च का गुरु होता है, जो जातक को उच्च दर्जे की सात्विकता प्रदान करता है। इस भाव में स्थित शुक्र दिग्बली होता है। दोनों ग्रह गुरु है। एक बृहस्पति देवताओं के गुरु तो दूसरे शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु। इनके साथ यहाँ पापी ग्रह भी आ जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब संभाल लेंगे। इस भाव में स्थित नैसर्गिक शुभ ग्रह या इस भाव पर पड़ रहे शुभ ग्रहों की दृष्टि या चतुर्थेश का युति दृष्टि संबंध शुभ ग्रहों के साथ होना जातक के मन की निर्मलता को दर्शाता है। इसके विपरीत चतुर्थ भाव या भावेश का संबंध यदि शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से बनता है तो जातक का मन निर्मल नहीं होगा। यहाँ पर नैसर्गिक शुभ ग्रह आ गया तो आपका दिल हमेशा यह कहेगा कि मैं दूसरों का भला कैसे कर दूं। गुरु, बृहस्पति और शुक्र से बड़े और कोई शुभ ग्रह नहीं होते। इन दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव से स्थिति या दृष्टि संबंध बना रहा लेता है तो जातक में सात्विकता, दूसरों को मदद करने की वृत्ति ठूस ठूस कर भरी होती है। यदि यहाँ कोई अन्य ग्रह भी हो और वह गुरु या शुक्र के नक्षत्र में स्थित हो तब भी फल इसी प्रकार से देगा। इस कारण आप एक अच्छे ज्योतिषी जरूर बन जाएंगे। जैसा कि प्रस्तुत कुंडली में चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह स्थित हैं और चतुर्थेश चंद्र केतु के साथ एकादश भाव में स्थित है। यहाँ केतु सात्विकता प्रदान करता है। चतुर्थ भाव में शुक्र बुध दो शुभ ग्रहों की युति के कारण इस अंक ज्योतिषी के साफ नेक दिल में हमेशा उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को अच्छी से अच्छी सलाह देकर उसके कष्ट दूर करने का जज्बा बना रहता है। यहाँ शुक्र गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित है। एक अन्य कुंडली देखते हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य जो गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित है, उस पर गुरु की पूर्ण सप्तम दृष्टि है। शनि ग्रह जो शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित है, उसकी चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि है।
सूर्य इस कुंडली का सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह बनकर आत्मा कारक बन गया है। इसलिए यह नेक दिल वाले सात्विकता से परिपूर्ण ज्योतिषी है। कुंडली का 5वां भाव। कुंडली का 5वां भाव आपकी बौद्धिक क्षमता, सृजनशीलता दर्शाता है। वह आपके पूर्व जन्म के संचित पुण्य का भी भाव है। पिछले जन्म में जो कार्य आप पूरा नहीं कर पाए उसे भी दर्शाता है। पंचम भाव का संबंध ज्योतिष से उस प्रकार जोड़ता है जैसे आपका पूर्व जन्म में भी इस विद्या से कोई संबंध रहा हो। पिछले जन्म में इस कार्य को अधूरा रह गया था, इसलिए इस जन्म में आप पुनः ज्योतिष विद्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पंचम भाव को तंत्र मंत्र का भाव भी कहा गया है। इसलिए जब भी पंचम का संबंध अष्टम भाव से बनता है, आपको ज्योतिष सीखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पिछले जन्म का अधूरा रहा कार्य, ज्योतिष का ज्ञान या फिर ज्योतिष का काम आप इस जन्म में आगे बढ़ाते हैं। प्रस्तुत उदाहरण कुंडली में शुक्र तथा बुद्धि के कारक बुध का पंचम भाव में स्थित होना जातक की प्रगल्भ बुद्धिमत्ता का द्योतक है। बचपन से गणित विषय की विशेष रुचि रही। शालेय शैक्षणिक प्रदर्शन उत्तम रहा। मेडिकल के क्षेत्र में ऑर्थोपेडिक विषय की पढ़ाई कर 35 वर्ष उत्तम व्यवसाय भी किया। शुक्र अष्टमेश तथा तृतीयश होने से पूर्व जन्म के ज्योतिष संबंधी अधूरे कार्य को अब सफलतापूर्वक बेहतरीन कार्य कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। कुंडली का दशम उपजीविका का भाव। यह आपकी उपजीविका संबंधी कार्यों को दर्शाता है। दशम भाव का अष्टम भाव से संबंध आपको ज्योतिषी बनाने का कार्य करता है। ऐसे में ज्योतिष आपकी उपजीविका का साधन बन सकता है। दशमेश यदि अष्टम में आ जाए या अष्टमेश दशम भाव में चला जाए तो यह भी आपके मन में ज्योतिष के प्रति, गूढ़ विद्या अनुसंधान के प्रति रुझान पैदा करता है। ऐसे में आप ज्योतिष को आसानी से समझकर सीख सकते हैं, अपनी उपजीविका बना सकते हैं। प्रस्तुत कुंडली एक महिला ज्योतिषाचार्य की है जो पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा सफलतापूर्वक ज्योतिष का व्यवसाय कर रही है। हमने पिछले बार भी देखा। उनके दशम भाव में दशमेश गुरु अष्टमेश शुक्र के साथ विराजमान है। द्वितीयेश मंगल जो वाणी का कारक ग्रह है वह भी गुरु के साथ है तथा गुरु की 5वीं दृष्टि वाणी भाव पर भी पड़ रही है। इसलिए उन्हें वाक सिद्धि भी प्राप्त है। उनकी बहुतेक भविष्यवाणियां सत्य साबित हो रही हैं। दशम में स्थित बुध, गुरु, शुक्र उन्हें ज्योतिष का प्रकांड ज्ञानी बना रहा है। कुल मिलाकर यदि 1, 3, 5, 10 इन भावों का संबंध 8वें भाव से बने तो ज्योतिष बनने के प्रबल योग बनते हैं। इन भावों का या इनके स्वामियों का जब भी अष्टम भाव या अष्टमेश के साथ युति, दृष्टि या परिवर्तन योग बन जाता है तो आप एक अच्छे ज्योतिषी बनते हैं। सभी लोग ज्योतिष विद्या के लिए अष्टम भाव की चर्चा करते हैं, किंतु हमारे हिसाब से 11वां भाव उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि अष्टमेश एकादश भाव या भावेश के साथ कोई संबंध बनाए या आपका आत्माकारक ग्रह, जैसा मैंने पहले बताया, सप्त ग्रहों में से सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह आत्माकारक ग्रह कहलाता है, आपका आत्माकारक ग्रह एकादश भाव में चला जाए तो आप निश्चित रूप से ज्योतिषी बन सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव अष्टम भाव से चौथा भाव है। अष्टम भाव की विद्या से सुख प्राप्ति का भाव है। एकादश भाव अष्टम भाव की स्थिर पते का भाव है। अष्टम भाव से सीखी गूढ़ विद्या का स्थिर निवास कहाँ है? एकादश भाव में है।
प्रस्तुत उदाहरण कुंडली में एकादशेश मंगल की दशम स्थान से चतुर्थ दृष्टि लग्न में स्थित अष्टमेश शनि पर है। उसी प्रकार अष्टमेश शनि की दशम दृष्टि मंगल पर भी है। दशम भाव में मंगल के साथ पंचमेश शुक्र तथा लग्नेश बुध भी स्थित है। वे एक उच्च विद्या विभूषित भारतीय विद्या भवन के ज्योतिष के प्रख्यात प्राध्यापक श्रीमान वीपी गोयल जी हैं। 12वां भाव अष्टम से 5वां भाव है, जो शिक्षा की उपयुक्तता का भाव है। एकादश भाव अष्टम भाव की विद्या का स्थायी निवास है, हमने अभी देखा। वहां से आप समाज को उस विद्या का लाभ प्रदान करते हैं। मगर यह ज्योतिषी कितने लोगों की समस्या का निराकरण करेगा, यह उसके 12वें भाव द्वारा निर्धारित किया जाता है। अष्टम का जो भविष्य है वह है अष्टम का पंचम भाव यानी 12वां भाव। जैसे लग्न कुंडली का पंचम भाव क्या है? जातक की संतान का भाव। अब संतान ही तो किसी भी जातक का भविष्य होता है ना। यदि आप स्वयं क्रिकेटर नहीं बन पाए तो आप क्या करते हैं? आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चे में अपना भविष्य देखते हैं। पंचम भाव सृजन क्षमता का कारक भी है। अष्टम भाव का सृजन द्वादश भाव से फलीभूत होता है, इसलिए अष्टम का द्वादश से संबंध बनना जरूरी है। श्री वीपी गोयल जी की इस कुंडली में द्वादशेश शुक्र पर अष्टमेश शनि की 10वीं दृष्टि है। उन्होंने ज्योतिष विषय पर अनेक पुस्तकों का सृजन किया है। आशा करता हूं कि आपको हमारा पढ़ाने का यह तरीका अच्छा लग रहा है। तब तो आप अभी इसी समय वीडियो को पॉज करें, हमारे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके द्वारा किया गया यह कार्य हमें प्रोत्साहित करता है। इसके लिए तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी करें। अब ज्योतिष बनाने में भावों संबंधित जान लेने के बाद हम उन ग्रहों के बारे में जानेंगे जो आपको ज्योतिष बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनमें प्रमुख 5 ग्रह हैं: गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन ग्रहों का विशेष योगदान होता है। इनके अलावा सूर्य और चंद्र की भी अपनी भूमिका होती है, जिनके बारे में अब हम कुछ विस्तार से जानेंगे। गुरु ज्ञान के कारक, देवताओं के गुरु, प्रज्ञा के देवता हैं। सारे ग्रहों में से सबसे विद्वान हैं। सब ग्रह उन्हें अत्यंत पूजनीय मानते हैं। जब भी गुरु चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ स्थित हो या फिर दशम भाव में स्थित होकर चतुर्थ भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, तो जातक एक सफल निर्मल मन वाला विद्वान ज्योतिषी बनता है। शुक्र ग्रह, हो सकता है कि आपको इस तथ्य को सुनकर हैरानी हो जाए कि शुक्र का ज्योतिष से संबंध है। वैसे तो शुक्र को वैभव विलासिता का कारक ग्रह माना जाता है, किंतु आपकी यह गलतफहमी मैं दूर कर देता हूं। हमारे पुराणों के अनुसार शुक्र के पास गुरु से भी ज्यादा ज्ञान है। उसे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिससे वह देव दानवों में की लड़ाई में मारे गए राक्षसों को पुनः जीवित कर देता था। इससे बचने के लिए शिवजी ने शुक्र को निगल लिया, अपने पेट में छिपा लिया। शिवजी के पेट में अनेक वर्षों तक रहकर शुक्र ने शिवजी से जो ज्ञान पाया वह किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है। इसलिए शुक्र ज्योतिष के महाकारक माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र एवं गुरु की सुस्थिति होती है, वे बहुत अच्छे सफल ज्योतिषी बन जाते हैं।
उनका भविष्य कथन सटीक एवं सारी भविष्यवाणियां सत्य होती है। शनि ग्रह। शनि यह तीसरा प्रमुख ग्रह है जिसके वजह से आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। शनि शिव जी के महान भक्त है तथा अध्यात्म ज्ञान के कारक माने जाते हैं। यदि आप शिव पुराण या विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें इस बारे में अनेक कथाओं का उल्लेख है। जैसा कि इन ग्रंथों में शनि देव की क्रूर दृष्टि का वर्णन किया हुआ है। यह दिव्य दृष्टियां उन्हें शिवजी द्वारा ही प्रदान की गई हैं। जब भी उनकी यह दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो शनिदेव को उस व्यक्ति द्वारा किए गए भले बुरे सभी कर्मों का ज्ञान हो जाता है। फिर उस पर आधारित वे उसे उचित शुभ फल या उचित दंड प्रदान करते हैं। इसलिए शनि को भी ज्योतिष का बड़ा कारक ग्रह माना गया है। राहु। यह ज्योतिष का चौथा प्रमुख कारक ग्रह है। राहु के बारे में अनेकों की धारणा यह है कि वह एक षड्यंत्रकारी ग्रह है। फिर उसका ज्योतिष से क्या संबंध होगा? जी हाँ, राहु के पास अजीब जादुई शक्ति है जिसका इस्तेमाल कर उसने अमृत वितरण के समय अपनी माया से देवता का रूप धारण कर देवताओं की कतार में वो बैठ गया था जिसे कोई पहचान नहीं पाया था। इसलिए जिस भी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में राहु स्थित हो वह व्यक्ति एक बड़ा सफल ज्योतिषी बन सकता है। मगर इस राहु का गुरु के साथ दृष्टि या युति संबंध होना जरूरी है। उसके इस मायावी शक्ति के कारण ही राहु ज्योतिष में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब श्री बीवी रमन जी की इस कुंडली को देख ले। इनके कुंडली में द्वितीय भाव में स्थित राहु पर दशम भाव में स्थित गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। वे आधुनिक भारत के एक महानतम ज्योतिषी थे। केतु। इस ग्रह की कुंडली में विशेष स्थानों में जातक को एक बड़ा ज्योतिषी बनाने में भूमिका निभाते हैं। केतु 8वें, 10वें या 12वें भाव में हो तब आप एक अच्छे ज्योतिषी बन जाते हैं। अब इस श्री बीवी रमन जी की कुंडली को देखो। इस कुंडली में केतु 8वें भाव में है। हमने इसके पहले ही दूसरे तथा 6वें भाव में स्थित केतु के प्रभाव संबंधी जाना है। इनके पास वाक सिद्धि भी होती है। इनके मुख से निकली हर बात अक्सर सच हो जाती है। चंद्रमा। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है। इस राशि में चंद्रमा नीच का होता है तब भी आपको ज्योतिष का अत्यंत आकर्षण रहेगा। जब भी वृश्चिक राशि या नीच के चंद्रमा का संबंध लग्न या अष्टम से बने व्यक्ति के मन में गूढ़ विज्ञान के प्रति जिज्ञासा रहेगी। 6, 8, 12 भावों में स्थित चंद्रमा आपको ज्योतिष विज्ञान की ओर आकर्षित करता है। वृश्चिक लग्न में जन्मे अधिकतम जातक ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्रस्तुत मेरी कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में केतु के साथ स्थित है जो मुझे ज्योतिष विज्ञान की ओर आकर्षित करता रहा है। मूलतः मैं एक सफल ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हूँ। कुंडली में शनि कर्म का कारक ग्रह और गुरु धर्म का कारक ग्रह, इनकी युति होना यह भी एक महत्वपूर्ण योग है। इसे कर्म धर्म अधिपति राजयोग कहा जाता है। यह ग्रह योग भी अच्छे ज्योतिषी का निर्माण करता है। यहां कर्म और धर्म साथ साथ चलते हैं। मेरी कुंडली में यदि आप देखें तो यह कर्म धर्म अधिपति राजयोग दशम भाव में देख सकते हैं। बुध का 8-12 भाव में जाना आत्मा कारक ग्रह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुंडली में सर्वाधिक अंशों वाले ग्रह को आत्मा कारक ग्रह कहते हैं।
आत्मा कारक ग्रह का 11वें भाव में स्थित होना या फिर आत्मा कारक ग्रह का कोई भी संबंध, चाहे वो स्थिति, दृष्टि या युति का हो, 11वें भाव या भावेश से बनना आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनाता है। श्री के एन राव जी की यह कुंडली में कन्या राशि का उच्च का बुध द्वादश भाव में सूर्य केतु की युति में विराजित है। वे आधुनिक युग के महान विश्वविख्यात ज्योतिषी हैं। इसी प्रकार मेरी कुंडली में भी यदि आप देखेंगे तो सूर्य सर्वाधिक अंशों वाला आत्मा कारक ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित होकर दशम भाव में स्थित एकादश शनि के साथ परस्पर दृष्टि संबंध बना रहा है। यह ग्रह योग मुझे सफल ज्योतिषी बनाने में भूमिका निभा रहा है। गुरु या शनि की अकेले अकेले बिना किसी अन्य ग्रह के साथ लग्न में स्थिति व्यक्ति को ज्योतिषी बनाने में समर्थ होती है। लग्न का शनि जातक को ज्यादा देर तक एक ही कार्य में लगे रहने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे कैपेसिटी टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। बहुत से ज्योतिषियों के कुंडली में लग्नस्थ शनि देखा जा सकता है। लग्न का शनि उन्हें उनके पास मार्गदर्शन हेतु आने वाले जातक के कर्मों को सटीकता से जान लेने की शक्ति प्रदान करता है तथा किसको कैसे मार्गदर्शन करना है यह भी शनि उन्हें बताते हैं। इस प्रकार अकेला लग्न का शनि तथा आत्मा कारक ग्रह का 11वें भाव या भावेश से संबंध अथवा 6, 8, 12 भाव का चंद्रमा, ये सारे ग्रह योग एक अच्छे ज्योतिषी के हैं। इसके अलावा सूर्य, चंद्र, बुध इन ग्रहों की भी अपनी अलग भूमिका देखने को मिलती है। आपको ज्योतिषी बनाने में अष्टम भाव में चंद्रमा, बृहस्पति या सूर्य का होना आपको ज्योतिषी बना सकता है। सूर्य एवं गुरु की युति व्यक्ति को बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनाती है। सूर्य वैसे भी नैसर्गिक आत्मा कारक है। जब सूर्य और बृहस्पति की परस्पर दृष्टि या युति या परिवर्तन योग बने तो वह व्यक्ति अपने गुरु की कही हर बात को मानता है, बिना कोई सवाल किए गुरु की हर आज्ञा का पालन करता है। और जो अपने गुरु पर आंखें मूंद कर भरोसा करता हो उसे ज्योतिष सीखना इतना कठिन नहीं होता। पुनः एक बार मेरी कुंडली में सूर्य और गुरु का परस्पर दृष्टि योग देखें। इसी प्रकार द्वादश भाव में स्थित चंद्र, केतु तथा पूर्व जन्म के पंचम भाव में अष्टम शुक्र के साथ बुद्धि के कारक ग्रह बुध की स्थिति भी देखें। यही सारे ग्रह योग मुझे बेहतरीन ज्योतिष बना रहे हैं। शनि, राहु व केतु, ये तीन ग्रह गूढ़ विज्ञान सीखने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। इन तीनों में से कोई भी ग्रह आपके अष्टम भाव से संबंध बना रहा है तो आपका ज्योतिष के प्रति रुझान बढ़ेगा। आप ज्योतिष आसानी से, सहजता से सीख पाएंगे। ज्योतिष की बारीकियां आपको सरलता से समझ में आएंगी। श्री बीवी रमन जी की कुंडली में अष्टम भाव में स्थित केतु की स्थिति उन्हें आधुनिक ज्योतिष का महान गुरु बनाती है। मित्रों, कुंडली में ऐसे अनेक अन्य ग्रहों की युतियां भी आपको ज्योतिष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समय की कमी की वजह से आज मैं इन युतियों की चर्चा नहीं करूंगा। अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, ज्योतिष व्यवसाय की दूसरी बाजू। आपने ज्योतिषी बनना है या नहीं, इसकी आपने खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। जब भी आप ज्योतिषी बनते हैं, ज्योतिष विद्या की ओर अग्रसर होते हैं, तब आपका अष्टम भाव जागृत होता है, जो कि त्रिक भावों में से एक है। 6, 8, 12 इन तीन भावों को त्रिक भाव कहा जाता है। उसमें से अष्टम भाव को कुंडली का
सबसे अशुभ भाव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव अनिश्चितता का भाव है। जागृत अष्टम भाव की अशुभता दूर करने हेतु आपको सात्विकता तथा आध्यात्मिकता का स्वीकार करना होगा। कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है। इसलिए वृश्चिक राशि को गूढ़ता एवं रहस्य से जोड़ा गया है। इसलिए ज्योतिष के अध्ययन की सखोलता वृश्चिक राशि से जुड़ी होती है। सारे गूढ़ विज्ञान, अलौकिक, पराशक्ति आदि का अधिकार या शक्ति वृश्चिक राशि के पास होता है। मैं यह नहीं कह रहा कि जिस जातक का लग्न या राशि वृश्चिक है उसे ज्योतिष आ ही जाएगी। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि वृश्चिक राशि वह राशि है जिसका इन सभी रहस्यमयी गूढ़ पराशक्तियों के साथ गहरा संबंध होता है। हालांकि मैंने अनेक वृश्चिक लग्नों के व्यक्ति को, जिनके लग्न में ही चंद्रमा स्थित है, उनको ज्योतिष के प्रति गहरा आकर्षण रखते हुए पाया है। गणितीय योग्यता के अलावा ज्योतिषी बनने के लिए हमें उन ग्रह योगों को भी देखना जरूरी है जो आपको एक सात्विक तथा आध्यात्मिक व्यक्ति बनाते हैं। यदि आप आध्यात्मिकता को ज्योतिष विद्या से अलग रखते हैं तो यह आपकी बड़ी भूल होगी। एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए आप में सत्व गुण कूट कूट कर भरे रहना आवश्यक है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि जैसे मेरा चंद्र अष्टम भाव में स्थित है या मेरा चंद्रमा नीच का है, बिल्कुल ठीक है, यह ग्रह स्थिति आपको संशोधन एवं गूढ़ विज्ञान की ओर आकर्षित जरूर करेगी। किंतु अगर आपके पास आध्यात्मिक मनोवृत्ति नहीं है, सिद्धि नहीं है या मंत्र शास्त्र नहीं है, आपके पास सत्वगुणों की बेहद कमी है और ढेर सारा रजो एवं तमोगुण का भंडार है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में समस्याएं निर्माण होंगी। एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए आपको सात्विक आहार बहुत जरूरी है। आपको मांसाहार एवं नशे से दूर रहना बहुत जरूरी है। आप चाय कॉफ़ी तो पी सकते हैं, किंतु उनकी बुरी लत आपको नहीं होनी चाहिए, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो जाहिर बात है कि हम कुंडली में उन ग्रह योगों को भी देखेंगे जो आपको बुरी लत लगा सकते हैं। जैसे आप ज्योतिषी तो बन गए, किंतु यदि आप दिन भर सिगरेट पीते जा रहे हैं, अब सिगरेट पीना कोई पाप तो नहीं है, किंतु अत्यधिक सिगरेट पीने से आपका केतु प्रभावित होता है, आपकी अंत प्रज्ञा कम हो जाती है। सिगरेट के धुएं के प्रभाव से आपके मस्तिष्क की सोचने की, पूर्व अनुमान लगाने की, पूर्वाभास की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद आप केवल गणितीय विश्लेषण पर ही आधारित निर्णय दे सकते हैं। आप अपनी पूर्वाभास की क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की नशा आपके गणितीय गणना को खराब नहीं करता। एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए ज्योतिष के पास एक जरूरी गुण चाहिए कि किसी भी कुंडली को देखने के बाद उसके मन में केवल उन योगों का ही ख्याल आए जो जातक की समस्या का समाधान दे सके। यह बात तभी संभव होगी जब ज्योतिषी के पास अधिक सात्विकता होगी, उसके अंतःप्रज्ञा जागृत होगी। वैसे नहीं तो 8400 से भी ज्यादा ग्रह योग पराशरी होरा शास्त्र में वर्णित है। उनमें से केवल 15-20 ग्रह योग किसी भी कुंडली में हम खोजते हैं। इतने ग्रह योगों में से जिनको भी हमने चुना है, क्या उससे जातक की समस्या का समाधान निकला? नशे की आदत के कारण केतु खराब होकर ज्योतिषी की सटीक ग्रह योग याद नहीं आएगा।
यदि आप उचित ग्रह योगों को किसी कुंडली में खोज पाते हैं जो उसकी समस्याओं का समाधान कर दे, तो समझिए कि ईश्वर की आप पर कृपा है। ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें केवल उन्हीं ग्रह योगों को देखने की प्रेरणा दूंगा जिससे आने वाले जातक का काम बन जाए। जैसे दवाई की दुकान में हजारों प्रकार की दवाइयां हो सकती है, लेकिन एक विशिष्ट समय पर आपकी स्वास्थ्य समस्या के समाधान हेतु आपको उनमें से केवल सिर्फ 2 या 3 औषधि ही चाहिए। वह 2 दवाइयां किसी ने आपको सही सही बता दी तो आप बच गए। यदि आपको कोई बीमारी हो जाए और कोई आपको ये सारी दवाओं को दिखाए और कहे कि ये सारी दवाइयां हैं, इनमें से चुन लो, तो समस्या का हल निकलेगा क्या? यही बात डॉक्टरों पर भी लागू होती है। इतने सारे लोग डॉक्टर बनते हैं, किंतु कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सफलता लगती है। तब हम उनके पास मरीजों की भीड़ देखते हैं। यह हाथ में गुण तब आता है जब आपके पास सात्विकता हो। आप कितनी अधिक सटीकता से ज्योतिषीय गणना कर सकते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास सतोगुण कितना है। यदि कुंडली में सतोगुण दर्शाने वाला योग है और साथ में तमोगुण भी दिख रहे हैं, तो उन तमोगुणों को दूर किया जा सकता है। मंत्र साधना के उपयोग से यह संभव है। अनेकों प्रकार के गायत्री मंत्रों का जाप तमोगुणों को नष्ट कर सात्विक गुणों में वृद्धि कर सकता है। जब भी किसी को मंत्र उपासना की रुचि निर्माण हो जाती है, उसका केतु अधिक जागरूक हो जाता है। याद रखें, केतु यह तामसिक ग्रह नहीं है। केतु भले ही समाज के नियमों को तोड़ सकता है, लेकिन कौन से नियम? आधुनिक समाज में शाम के समय जो पार्टी करने का प्रचलन है, लोग शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, इन सामाजिक प्रचलित कुरीतियों को तोड़कर वह आपको सात्विक कर्मों की ओर ले जाता है। यदि आपको अच्छा ज्योतिषी बनना है तो आपको मन के अंदर की ओर जाना पड़ेगा। एक अच्छे ज्योतिषी को कोई चीज दिखना उतना जरूरी नहीं जितना कि उसे महसूस करना महत्वपूर्ण होता है। सामने बैठे जातक की ऊर्जा को महसूस करना, उसे समझ लेना, पढ़ लेना ज्यादा जरूरी होता है। किसी को महसूस करने की प्रगल्भ क्षमता आपके पास होनी चाहिए। आपकी अंतःप्रज्ञा ज्यादा प्रबल होनी चाहिए। बिना सहज ज्ञान के आप एक अच्छे सफल ज्योतिषी नहीं बन पाओगे। आप ज्योतिष का ज्ञान कितना भी पढ़ ले, किंतु प्रबल अंतःप्रज्ञा के बिना आप एक सफल ज्योतिषी नहीं बन सकते। यह अंतःप्रज्ञा कौन से ग्रह आपको प्रदान करेंगे? यह शक्ति ज्यादातर आपको राहु और केतु प्रदान करते हैं। यह ग्रह यदि आपके कुंडली के द्वितीय भाव से संबंध रखते हैं, लग्न या अष्टम भाव से संबंध रखते हैं, तो आपको यह शक्ति जरूर प्राप्त होती है। आपको सहज ज्ञान की प्रबलता बढ़ाते हैं। आप किसी भी समस्या का सही निदान कर पाते हैं। आप अपनी इस शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको इस हेतु अपने अंदर की ओर जाना होगा, ध्यान लगाना होगा। नियमित ध्यान धारणा का अभ्यास आपकी अंतःप्रज्ञा शक्ति को प्रबल करता है। आपको ज्योतिष में ध्यान लगाना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप हर हमेशा आंखें बंद कर कर बैठे रहे, अपितु आपको आपसे टकराने वाले, संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, उसकी ओर ध्यान लगाना होगा। हर चीज में आपको ज्योतिष दिखना चाहिए। आपके दोस्त, मित्र, पड़ोसी, इन सभी में आपको किसी विशेष ग्रह का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। हर व्यक्ति में किसी एक ग्रह का विशेष प्रभाव या खासियत हमें हमेशा देखने मिलती है। उसे हमें पकड़ते बनना चाहिए। अब आपको ज्योतिष अध्ययन के नकारात्मक बाजू के बारे में भी बताता हूं।
हमें ज्योतिष बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाला अष्टम भाव, हमारे नवम भाग्य भाव जो हमारे सात्विक ऊर्जा का भाव है, उससे 12वां भाव होता है। किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव का व्यय भाव कहलाता है। यानी अष्टम भाव 9वें भाव का व्यय दर्शाता है। यानी आपके भाग्य का नुकसान है अष्टम भाव। याद रखिए कि एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए आपके पास सात्विक ऊर्जा बल ज्यादा होना जरूरी है। आप में सात्विकता की अधिकता रहे बगैर आप सामने बैठे जातक की नकारात्मक ऊर्जा को झेल नहीं पाओगे। ध्यान रहे, किसी भी ज्योतिष के पास हर कोई जातक दुख में नकारात्मक ऊर्जा से भरकर ही आता है, और जब आप उसकी समस्याओं को समझकर उसका समाधान करते हैं तो आप अपने 9वें भाव के सकारात्मक ऊर्जा को खर्च करते हैं। इस सात्विक ऊर्जा को बढ़ाने हेतु आपको नियमित उपासना, ध्यान धारणा, सात्विक आचार, आहार विहार का पालन कर अपने आप में अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह करना होगा। अपनी सात्विक ऊर्जा को बढ़ाने हेतु रोज सुबह 1 माला गायत्री मंत्र, 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान अवश्य करना पड़ेगा। रोज किसी मंदिर में देव दर्शन हेतु जाने की आदत भी लगानी होगी। यदि आप रोज मंदिर नहीं जा सकते तो कम से कम सप्ताह में 1 बार मंदिर अवश्य जाएं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए अनिवार्य है। सूरज उगने से पूर्व आपने बिस्तर को त्याग देना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने व्यक्तिगत ऊर्जा से पंचम भाव एवं नवम भाव में से अपने पुण्य खर्च कर जब तक कि नकारात्मक ऊर्जा सुख नहीं लेते, आप उसे उसकी समस्या का कोई समाधान प्रदान नहीं कर सकते, उसे कोई किसी प्रकार का सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसकी समस्या का समाधान प्रदान करना यही ज्योतिष का प्रमुख कार्य है। दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा सोख कर अपना पुण्य एवं सकारात्मक ऊर्जा को खोकर दूसरों का भला करने वाला व्यवसाय ही ज्योतिष का व्यवसाय है। इसी कारण ज्योतिष को समाज में इज्जत मिलती है, इसलिए हम उसे देवज्ञ कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा यह विश्लेषण, हमारा पढ़ाने का यह तरीका अच्छा लग रहा है। आप अभी इसी समय वीडियो को पॉज करें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें, ताकि अगले हमारे वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके द्वारा किया गया यह कार्य हमें प्रोत्साहित करता है, इसलिए तुरंत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी करें। ज्योतिष के सम्मानजनक उपजीविका व्यवसाय को अपनाने हेतु हम आपकी मदद करेंगे। आपको सरल हिंदी में वैदिक ज्योतिष सिखाएंगे। GTBA एस्ट्रो स्कूल के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं सरल हिंदी में वैदिक ज्योतिष का 20 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आप ज्योतिष के मूलभूत तथ्यों को जानकर अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं कर अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। क्या आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहेंगे? आइए बताता हूं। यह है हमारी प्रस्तावित GTBA एस्ट्रो स्कूल। इस 20 दिवसीय वैदिक ज्योतिष के ऑनलाइन कोर्स में हर रोज मैं स्वयं आपको रोज सुबह 7 से 8:30 बजे तक ऑनलाइन लाइव पढ़ाऊंगा। आपको इन 20 दिनों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रिकॉर्ड किए वीडियोस भी प्रदान किए जाएंगे, साथ ही इनकी PDF भी दिए जाएंगे। कोर्स की शुरुआत हर माह के प्रथम सोमवार से होगी। हम इन 20 दिनों में क्या क्या सीखेंगे, इस बारे में बता दूं। पहले दिन में सीखेंगे हम ज्योतिष क्यों सीखे,
अच्छे ज्योतिष की योग्यताएं क्या है, ज्योतिष व्यवसाय की खूबियां, फायदे, नुकसान क्या हैं, इन नुकसानों से बचने के लिए हमें क्या करना है, एक सफल ज्योतिष की आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आहार विहार, व्यायाम, ध्यान धारणा, मंत्र उपासना आदि का भी हम विचार करेंगे। नियमित पंचांग का अभ्यास, होरा की महत्ता, इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। दूसरे दिन हम सीखेंगे कि ज्योतिष क्या है, कुंडली का निर्माण कैसे होता है, मोबाइल ऐप से कुंडली कैसे बनाई जाती है, कुंडली के 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र का परिचय, 9 तारा योग सारणी, लग्न अनुसार योग कारक, अकारक, मारक ग्रह की सारणी, उनका उपयोग, जन्म समय के पंचांग का व्यवहारिक दैनिक उपयोग कैसे करना, यह भी मैं बताऊंगा। तीसरे दिन हम सीखेंगे कि केवल लग्न पता चल जाए तो हम जातक के जीवन का एक नक्शा कैसे बना सकते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क लग्न का फलादेश क्या होगा मोटे मोटे रूप में, इस बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। चौथे दिन हम चर्चा करेंगे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक लग्न का फलादेश। पांचवें दिन चर्चा करेंगे धनु, मकर, कुंभ, मीन लग्न का फलादेश। इसके साथ सभी 12 लग्नों के फलादेश की चर्चा पूरी होगी। छठे दिन से हम 12 राशियों के फलादेश क्या होते हैं, इस विषय पे चर्चा शुरू करेंगे। छठे दिन प्रथम 4 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क की चर्चा करेंगे। सातवें दिन सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन 4 राशियों के फलादेश सीखेंगे। आठवें दिन बची हुई 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ, मीन, इनके फलादेश की चर्चा करेंगे। 9वें दिन से हम नवग्रहों के बारे में सीखेंगे। 9वें दिन सूर्य, चंद्र और मंगल, इन 3 ग्रहों के बारे में सीखेंगे। 10वें दिन अगले 3 ग्रह बुध, गुरु एवं शुक्र के बारे में जानेंगे। 11वें दिन अंतिम 3 ग्रह शनि, राहु, केतु, इन 3 अंधेरा फैलाने वाले ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। 9 ग्रहों की चर्चा यहाँ खत्म होगी। 12वें दिन हम कुंडली के 12 भावों के बारे में तथा उनके कारकत्व के बारे में जानेंगे। 13वें दिन हम महादशा, अंतरदशा, उनके फलादेश कैसे करें, इस बारे में जानेंगे। क्योंकि जन्म लग्न से, जन्म कुंडली से देखी जाने वाली संभावित घटनाएं जीवन में कब घटित होगी, इसे जानने के लिए हमें महादशा, अंतरदशा की मदद होती है। 14वें दिन हम देखेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रहों की स्थिति, युति और दृष्टि के कारण कौन कौन से महत्वपूर्ण योग बनते हैं। पंच महापुरुष योग, गजकेसरी योग, राजयोग, विष योग आदि अनेक योगों के बारे में आपने सुना होगा। इन महत्वपूर्ण योगों की चर्चा भी हम करेंगे। 15वें दिन हम अष्टक वर्ग कुंडली क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके इस्तेमाल से किसी भी जातक के जीवन का खाका हम संक्षिप्त में कैसे बता सकते हैं, यह भी सीखेंगे। 16वें दिन हम सीखेंगे अशुभ फलों के निवारणार्थ ग्रहों के उपाय, पूजा, मंत्र, दान इत्यादि के बारे में। ग्रहों की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, प्रबलता कैसे निश्चित की जाती है, कौन सा रत्न पहनाया जाए, कैसे निर्धारित करें, इस बारे में चर्चा होगी। 17वें दिन हमारी चर्चा का विषय होगा क्या विवाह के लिए कुंडली मेलन करना जरूरी है, विवाह कब होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, कुंडली का मिलान करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, मांगलिक दोष क्या है, इसके बारे में सब कुछ हम 17वें दिन चर्चा करेंगे। 18वें दिन हम शनि चंद्र विष योग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। क्या वाकई में यह एक डरावना योग है, इसका क्या उपाय किया जा सकता है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 19वें दिन हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली का विश्लेषण व्यावसायिक रूप से एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे करेंगे, किस क्रम से हमें क्या क्या देखना है, उसका वर्णन कैसे करना है, एक उदाहरण के
इस्तेमाल से हम ये आपको समझाएंगे। कोर्स के अंतिम 20वें दिन आपको भृगुनंदी नाड़ी एवं प्रश्नशास्त्र इनका संक्षिप्त परिचय देंगे। साथ ही हमारे अन्य प्रस्तावित एडवांस कोर्सेज की जानकारी भी देंगे। अंतिम विदाई तथा आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। इस प्रस्तावित 20 दिवसीय वैदिक ज्योतिष के सरल हिंदी में ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स की नियमित फीस केवल 9,999 रुपये निर्धारित की गई है। कोर्स 1 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू होगा। यदि कोई इसे 31 अगस्त 2025 के पूर्व खरीदना चाहता है तो उन्हें केवल 4,999 रुपये में भी यह कोर्स प्राप्त हो सकता है। कोर्स की बुकिंग हेतु तुरंत संपर्क करें 7852013375 इस व्हाट्सएप नंबर पर। केवल व्हाट्सएप करें, कृपया कॉल ना करें। जैसे ही आपका हमें मैसेज मिलेगा, हम आगे क्या करना है इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी भी देंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस कोर्स के दरमियान आपको हर रोज मैं स्वयं जूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता से सुबह 7 से 8:30 बजे तक लाइव पढ़ाऊंगा। आपको इन सभी विषयों के रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, आप जिन्हें अपनी फुर्सत से बार बार देखकर सुनकर स्वतः पढ़ाई कर पाएंगे। प्री लॉन्चिंग बुकिंग करने वाले लोगों को 3 अन्य उपहार भी बोनस के रूप में अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। सबसे पहला उपहार है मुझसे आपके लिए व्यक्तिगत कुंडली परामर्श की सलाह फीस में 3,000 रुपयों की छूट। आप 5,551 रुपये की जगह केवल 2,551 रुपये अग्रिम जमा करके अपॉइंटमेंट के साथ अपने लिए व्यक्तिगत ज्योतिषीय सलाह पा सकते हैं। यह सुविधा केवल 31 अगस्त 2025 तक ही सीमित रहेगी। दूसरा, प्री लॉन्च प्राइस में बुकिंग करने वाले हर व्यक्ति को 2,000 रुपयों के मूल्य की समकक्ष 4 विभिन्न विषयों पर मेरे द्वारा लिखित किताबें PDF के रूप में प्रदान की जाएंगी, जो आपको आपके ज्योतिष व्यवसाय में अत्यंत उपयोगी साबित होंगी। इस प्रकार प्री लॉन्च प्राइस में बुकिंग करने वाले हर व्यक्ति को पूरा कोर्स करीब करीब मुफ्त में ही पड़ेगा, इसलिए जल्दी करें। तुरंत आज अभी व्हाट्सएप मैसेज करें। फ़ोन क्रमांक नोट करें 7852013375। गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है। तब तो आप अभी इसी समय वीडियो को पॉज करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, ताकि हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपके द्वारा किया गया यह कार्य हमें प्रोत्साहित करता है, इसलिए तुरंत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी करें। हमारा अगला वीडियो देखना ना भूलें। हम उस वीडियो से हमारे 20 दिवसीय परीक्षण की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, तब तक मस्त रहें और सीखते रहें। जय श्री राम।